Hello, my dear CSET students. Hope you people are studying very well. 9th Jan को आपका एग्जाम है, हाँ कि ना? Now, I know that मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का ये थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ. फर्स्ट टू वीडियोस स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आए हैं. Now, or might be I feel like I'm contributing a small part in your career. Now, भले YouTube के चैनल से. Now, but I want you to study these all current affairs before your exams. Now, पहली चीज. सेकेंड थिंग, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते हैं मेरे अपने कि सर क्या इनको रट्टा मारना है? नहीं फ्रेंड्स, ठीक है. करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है. मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि फ्रेंड्स करंट अफेयर्स आपके मॉड्यूल तक सीमित नहीं है, ठीक है. ये कुछ भी आता है, आपको एज अ न्यूज़ चैनल से अपडेट रहना है. बट ठीक है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है. आप ये वीडियोस देख सकते हैं एंड इफ़ यू फील कि ये 20-25 मिनट्स के वीडियोस भी आपको बहुत लेंदी लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्क्रिप्शन से सिर्फ नोट्स डाउनलोड करो. जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं ना, बस वैसे एक बार पढ़ के जाओ. आई गारंटी कि आपको याद रहेगा, ठीक है. इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. नाउ, मैं हर करंट अफेयर्स को उठा के नहीं लाता आपके लिए. सिर्फ मुझे जो लगता है कि ICSI इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस आपके लिए बनाया है, उसी स्कोप के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, आई एम थिंकिंग दैट ओनली. हाँ, कुछ क्वेश्चन मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, मैं वो भी ऐड ऑन कर देता हूँ. नाउ, बट ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो 3. लेट्स स्टार्ट विद दी करंट अफेयर्स. आज भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो मुझे लगते हैं बहुत अच्छे हैं और आपको अपडेट होना भी चाहिए. नाउ, चलो. First question in a current affairs, where is the online reading portal? ये एक्चुअली पोर्टल होना चाहिए. पोर्टल टाड़ा लॉन्च्ड. अब सुनो, ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल, ठीक है, और उस ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल का नाम है टाड़ा. अब सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा मैं डिटेल्स देना चाहता हूँ. फ्रेंड्स, एजुकेशन की दुनिया में एक छोटा सा इनोवेशन नाउ, और देखो ये इनोवेशंस लॉकडाउन्स की वजह से आ रहे हैं. नाउ अ डेज मेनी ऑर्गेनाइजेशंस है रियलाइज्ड कि स्टूडेंट्स बराबर है, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हो, जूनियर केजी में हो, सीनियर केजी में हो, एवरीवन इज स्टडिंग ऑनलाइन. बराबर है, ये लोगों को एक अच्छी ऑनलाइन पढ़ने की एक आदत लग गई है जो चीपर भी है और सस्ता भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं विद इनोवेटिव आइडिया. नाउ, तो ताड़ा करके एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है. कथा फाउंडेशन है, ऑफ कोर्स दिल्ली बेस्ड एक NGO है कथा फाउंडेशन. उन्होंने एजुकेशन की दुनिया में एक फ्री एप्लीकेशन लॉन्च की है एट अ वर्ल्ड लेवल. उनका ये मानना है ना. अच्छा, इस पोर्टल में है क्या? देयर इज अ very beautiful stories for kids, very motivational stories, very lot of poems are there. now उनका ये मानना है कि इस पोर्टल का मेन पर्पस है कि जब स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखेंगे तो वो मोटिवेट होंगे, उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, उनमें एक ताकत बढ़ेगी प्रेशर्स को झेलने की. बराबर, और सबसे बड़ी बात वो ये चाहते हैं कि इस पोर्टल के थ्रू, इस पोर्टल के माध्यम से बराबर नाउ बच्चों में एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो. बराबर, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत अच्छा लॉन्च कर रहे हैं, अच्छी बात है. लेकिन सवाल यह है कि जो ताड़ा ऑनलाइन पोर्टल है, ये कौन से स्टेट से लॉन्च हुआ? दिल्ली से. नाउ, ये कथा फाउंडेशन एक NGO है. उनके फाउंडर हैं गीता धर्मराजन. मैं उनकी एक फोटो लेकर आया हूँ आपके लिए. द वे शी इज टीचिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी ये फोटो, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये दिखाया जाए. शी इज द फाउंडर एंड यू नो व्हाट, टिल नाउ ये फाउंडेशन जो है बराबर, उन्होंने 9 लाख से ज़्यादा स्लम किड्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की है. क्या हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होगा ना, क्या विजन होगा. वाओ, बराबर, फाइन. तो दिल्ली से ये लॉन्च हुआ. ना वहाँ के चीफ मिनिस्टर बराबर एंड डिप्यूटी CM ने भी इसे सपोर्ट किया. ऑफ कोर्स यार, बहुत बड़ी बात है एजुकेशन की दुनिया में एक नया इनोवेशन. तो दिल्ली से लॉन्च हुआ है. ये एजुकेशन की दुनिया का एक अच्छा MCQ है. बट एजुकेशन की दुनिया में एक इनोवेशन है, बट इसका मुझे एक्सपेक्टेशन इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम में, ठीक है ना, 1% ही है. आई डोंट बिलीव कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. तो सर आपने रखा क्यों? हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, नो. मैं चाहता हूं कि आप इस एप्लीकेशन पे जाएं और थोड़ा रिसर्च करें. हम भी तो स्टूडेंट्स हैं ना, तो हमको ये सब थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. अब जो मैं सेकंड क्वेश्चन करने वाला हूं आपके साथ डिस्कस, फ्रेंड्स 99% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट बेस्ड MCQ है. बराबर, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन. हु हैज स्टॉप्ड रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2020? सबसे पहली चीज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? नाउ पॉपुलरली नोन एज HDI. ये टॉपिक आप लोग 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो फ्रेंड्स.
HDI, ऑफ कोर्स UNDP एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने एक इंडेक्स बनाया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्हाट इज दिस इंडेक्स? इंडेक्स इज अ मेजरमेंट क्राइटेरिया जो कंट्री के पॉपुलेशन की, पब्लिक की क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है, ऑन 3 क्राइटेरियाज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट नाम से ही समझ में आना चाहिए यार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब कंट्री के पब्लिक में कितना डेवलपमेंट है, पब्लिक की लाइफ क्वालिटी, थिंकिंग क्वालिटी बराबर है, हेल्थ क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है UNDP। इन्होंने 189 कंट्रीज में सर्वे किया है, उनकी पॉपुलेशन, हर कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी को चेक किया है। 189 कंट्रीज फ्रेंड्स, बराबर उनकी पॉपुलेशन की उधर सर्वे करना, उनकी पॉपुलेशन की क्वालिटीज को चेक करना, बराबर करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, हाँ कि ना। एंड दे कम अप विद डेटा कि वर्ल्ड में कौन से कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हेल्दी है, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है और सबसे ज्यादा लॉन्ग लाइफ जीती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ। नाउ ये जो रिसर्च करते हैं, इनका ये मानना है कि ह्यूमन बींग्स के लाइफ में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर ये 3 चीजें बहुत अच्छी हैं तो ह्यूमन, उस कंट्री की पब्लिक का लाइफ बहुत जबरदस्त चल रहा है, बराबर। वो 3 क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला गुड हेल्थ, सबने सुना है हेल्थ इज वेल्थ। तो पहला क्राइटेरिया है उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ। तो गाइस हेल्दी पब्लिक की ज्यादा ईयर्स जी पाती हैं, बराबर है। दूसरा नॉलेज, दूसरे क्राइटेरिया है नॉलेज, दैट इज एजुकेशन, बराबर है। नाउ और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मैं डायरेक्टली बात करूं तो इनकम लेवल। इफ योर इनकम लेवल इज गुड, बराबर है, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी गुड, बराबर। नाउ इससे एक और चीज समझ में आती है, स्टैंडर्ड से, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड से इनकम लेवल समझ में आता है इनडायरेक्टली। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ से कंट्री के फूड क्वालिटी को हम समझ सकते हैं इनडायरेक्टली। नॉलेज से हम एजुकेशन सिस्टम को समझ सकते हैं या कंट्री के एजुकेशन क्वालिटी को समझ सकते हैं। एम आई करेक्ट? नाउ ओके, तो ये जो UNDP है, ये कंट्री के पॉपुलेशन को 189 कंट्रीज पे रिसर्च कर चुके हैं 3 क्राइटेरियाज पे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, एक हेल्थ पे मतलब लॉन्ग लाइफ पे और एक एजुकेशन पे। और ये इनको पॉइंट्स देती हैं इन तीनों क्राइटेरियाज को, उसका एवरेज निकालती हैं और फिर उन कंट्रीज को रैंक करती हैं। जो टॉप पे आते हैं उनके कंट्री का पॉपुलेशन का लाइफ तीनों क्राइटेरियाज में जबरदस्त है, बहुत डेवलप्ड है। और जो लोअर रैंक्स पे आ रहे हैं, बराबर, उनके कंट्री के पॉपुलेशन का लाइफ, ठीक है, लो क्राइटेरिया में है, मतलब वहां पर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, बराबर। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से कौन सा कंट्री नंबर 1 पे है, मतलब वर्ल्ड में उस पॉपुलेशन की क्वालिटी, उनके कौन से कंट्री के पॉपुलेशन की क्वालिटी कंपैरेटिवली सबसे बेस्ट है। तो नंबर 1 जो रैंक है वो है नॉर्वे का, ठीक है, ये लेटेस्ट है, आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। नॉर्वे सबसे टॉप पे है, मतलब तीनों क्राइटेरियाज में, लॉन्ग लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन क्वालिटी में नॉर्वे इज अ कंट्री जो सबसे टॉप पे है, बराबर। अच्छा सर, ये तो हुआ वर्ल्ड की बात, हम इंडिया की बात करते हैं। क्या इस 189 कंट्रीज में हमारा इंडिया भी? यस, UNDP वालों ने हमारे इंडिया के पॉपुलेशन का भी चेकअप किया है, सर्वे किया है इन 3 लेवल पे। तो सर इंडिया कौन से रैंक पे आ रही है? नॉर्वे तो फर्स्ट हो गया। तो गाइज आउट ऑफ 189 कंट्रीज इंडिया इज एट 131 रैंक। चलो हम सबसे पीछे भी नहीं है तो सबसे आगे भी नहीं है। अब मालूम है ये डेटा गवर्नमेंट यूज करती है। नाउ इस डेटा से समझ में आता है कि 130 कंट्रीज अपने से आगे हैं, टॉप पे नॉर्वे है। अब बीच में कौन है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, टॉप पूछा जाता है। और एक हम इंडिया में है तो इंडिया के करंट अफेयर्स में इंडिया का रैंक पूछा जा सकता है। तो इंडिया का रैंक 131 है, नॉर्वे फर्स्ट पे है, ठीक है। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इज पेंडिंग। गवर्नमेंट ये चीज जानती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना बाकी है, बराबर। नाउ फाइन, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे इज एट टॉप एंड इंडिया इज एट 131। थर्ड क्वेश्चन फॉर यू ऑल, recently government have signed 7 agreements with which country? गाइज अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने बांग्लादेश का नाम बताया था। बांग्लादेश कंट्री के साथ बहुत कुछ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। अभी 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं, एक साथ 7 एग्रीमेंट्स। किस कंट्री के साथ? तो फ्रेंड्स दैट कंट्री इज बांग्लादेश, बराबर। नाउ वर्ल्ड लेवल पे ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सर वो 7 टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स कौन से हैं? गाइज उनमें से मैं कुछ नाम बता दूं। नाउ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल ना, और भी बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से दोनों मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन का ये क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश के साथ अभी अभी 7 एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, ठीक है। आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक ही बार पढ़ना है, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, टेंशन ना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, recently government of India is going to launch which mission to promote the quality of product manufacturing in the country? गवर्नमेंट, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोग्राम या कौन सा ब्रांड लॉन्च कर रही है? अब मेरी बात सुनो। नाउ सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं। मैन्युफैक्चरिंग, यू नो, कोई भी कंट्री का इकोनॉमी, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, हर इकोनॉमी 3 सेक्टर पे बेस्ड है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। यू नो, अभी के तारीख में वर्ल्ड में इंडिया की इमेज सर्विस सेक्टर को लेकर सबसे जबरदस्त है। यस, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंट्री टू द वर्ल्ड। एक बहुत अच्छी इमेज है इंडिया की नाउ वर्ल्ड लेवल पे कि इंडिया सबसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन सी कंट्री बेस्ट है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे? चाइना, बराबर है। टेक्नोलॉजी में जापान, जर्मनी, बराबर, एक्सेट्रा। नाउ यू नो व्हाट, बट हम सर्विसेज में बहुत जबरदस्त हैं, बट इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है ना, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड होना चाहिए। यस, आउट ऑफ दिस 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर डेवलप नहीं होगा तो कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, ठीक है। नाउ अब उसी एम को लेकर और कंट्री के आजाद होने के बाद आफ्टर 1947, बराबर, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, शिफ्ट होकर सर्विसेज पे गई। सर्विस में हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैन्युफैक्चर कब से एकदम लो स्पीड पे ही ग्रो कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर कंट्री को हाई स्पीड पे डेवलप होना है, बराबर, सुपर पावर कंट्रीज में आना है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। इसी इंटेंशन से बीजेपी सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था एट अ वेरी ग्रैंड लेवल, बराबर। मेक इन इंडिया इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सिमिलरली नाउ सर्विस सेक्टर ब्रांड कैसे बना वर्ल्ड में, ठीक है। उन्होंने उस प्रोग्राम उस टाइम पे एक लॉन्च किया था, कांग्रेस पार्टी ने सर्व फ्रॉम इंडिया एक ब्रांड लॉन्च किया था जो जबरदस्त सक्सेसफुल रहा। बस उसी सेम लाइन पे अब वर्ल्ड लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, नाउ गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार एक नया ब्रांड लॉन्च कर रही है। जैसे सर्विस सेक्टर के लिए सर्व फ्रॉम इंडिया था, वैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करने के लिए एक ब्रांड नेम लॉन्च कर रही है, दैट इज ब्रांड इंडिया, मेड इन इंडिया। मैं आपको फोटो भी बता देता हूं, ब्रांड इंडिया मिशन मेड इन इंडिया फ्रेंड्स, बराबर। अब सुनो सुनो सुनो, नाउ वर्ल्ड लेवल पे इस ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा। क्यों? इसका एक ही इंटेंशन है नाउ, ताकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा, तो वर्ल्ड से डिमांड आएगी, तो हमारे इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा, बराबर है। इससे 2 इंटेंशन है। नाउ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम करेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, तो फॉरेन करेंसी आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बराबर, प्रॉपर होगा, हाँ कि ना। नाउ लेकिन ये ब्रांड इंडिया का जो टैग है, अगर किसी मैन्युफैक्चरर को चाहिए, ये इतना इजीली नहीं मिलेगा। दे हैव सर्टेन कंडीशंस, इफ यू आर फुलफिलिंग दैट कंडीशंस, देन ओनली आपको ब्रांड इंडिया का इमेज, बराबर, टैग मिलेगा। जैसे ISI मार्क है, सर्व फ्रॉम इंडिया का मार्क है, हॉलमार्क है गोल्ड की प्योरिटी के लिए, वैसे ही ब्रांड इंडिया ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा इमेज क्रिएट करेगा। तो एक मैन्युफैक्चरर को इस ब्रांड अपने प्रोडक्ट पे ठप्पा लगवाना है मेड इन इंडिया का, बराबर, ब्रांड इंडिया का एट एन एक्सपोर्ट लेवल, बराबर, तो उनको उनकी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। नाउ वो कंडीशंस काफ़ी सारी हैं, लेकिन उसमें से 2 कंडीशंस मैं आपको बताऊं। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे ये टैग लेना है किसी मैन्युफैक्चरर को, तो सबसे पहला आपका प्रोडक्ट हेल्दी और सेफ्टी मेजर्स को फुलफिल करना चाहिए, और दूसरा वो प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल लगा है, बराबर, उसमें मैक्सिमम शेयर इंडियन रॉ मटेरियल होना चाहिए, बराबर। नाउ
तो मेक इन इंडिया को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करने के लिए बराबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्चिंग ब्रांड इंडिया एट वर्ल्ड लेवल। वाओ, बराबर, ग्रेट सक्सेस मिले, बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया, बराबर, मेरी तरफ से भी हो, मैं भी। चलो, फोर्थ पॉइंट आपको समझ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ आपके एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन जब किसी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड्स मिलते हैं तो ये आपकी नॉलेज में आना जरूरी है, हाँ कि ना। नाउ हु विल बी ऑनर्ड विद अ ग्लोबल विजनरी अवार्ड, बाकी सब पीछे का जाने दो। नाउ ठीक है, ऐसे कौन से इंडियन टाइकून हैं जिनको ग्लोबल विजनरी अवार्ड मिला है। नाउ ऑफ कोर्स आपको फोटो तो दिखी गई होगी ना, ठीक है, दैट इज रतन टाटा जी, बराबर, गजब का विजन। इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपनी अपनी कंपनी के माध्यम से, ठीक है, इंडिया का एक बहुत ही गजब का इमेज क्रिएट किया है। नाउ ठीक है, बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव कंपनी है। व्हेन पीपल बराबर लिसन द नेम ऑफ टाटा, बराबर उनके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है कि यार ये कंपनी जबरदस्त है। हमारे पास भी सीएस बनने के बाद हमें भी एक होप है यार टाटा कंपनी में काम करना चाहिए, हाँ कि ना। नाउ इंडिया में बहुत डेवलपमेंट्स किए, बहुत सपोर्ट किया, बराबर, जबरदस्त कंपनी। ओके, नाउ तो रतन टाटा जी को ग्लोबल विजनरी अवार्ड मिला है, ठीक है। नाउ देखो, रतन टाटा गेट्स ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट अवार्ड, जबरदस्त। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ recently who released white paper vision 2035 about public health surveillance in India। फ्रेंड्स अगेन ये जो क्वेश्चन है, ये जो एमसीक्यू है, ये आपके इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। नाउ तो आपको ये एक बार पढ़ना होगा। मैं हर क्वेश्चन के बाद बताता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फीलिंग आती है क्या ये आने वाला है, इसलिए मैं आपको एक तसल्ली दे रहा हूँ कि यार ये आपके टॉपिक से कनेक्टेड है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अब ये सबसे पहली चीज तो व्हाइट पेपर क्या है, व्हाइट पेपर विजन, बराबर। व्हाइट पेपर लॉ की लैंग्वेज में एक प्रपोजल है, ठीक है। नाउ और इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ बिल, ठीक है, जो आगे जाकर मतलब गवर्नमेंट का ये विजन है कि भी हमें ये चीजें फ्यूचर में इंडिया में लानी चाहिए, कंट्री पे अप्लाई करनी चाहिए। तो इट्स लाइक अ प्रपोजल, बराबर, इट्स लाइक एन आइडिया विच दे वांट टू प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट कि भाई ये इश्यूज को रिजॉल्व करो, ये आइडियाज को अप्लाई करने की कोशिश करो। फिर वो बिल होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट होगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। बट एक आइडिया लेकर आए हैं, बराबर। किसने व्हाइट पेपर विजन, अब ये आइडिया किस चीज का, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया, बराबर। नाउ व्हाट इज दिस पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। सबसे पहले मैं आपको ये छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। सर्विलेंस का मतलब है टू कीप अ चेक, नजर रखना, बराबर है। गाइस पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये एक टूल है जो पब्लिक की नीड्स को अंडरस्टैंड करेगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को। नाउ और ये एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी डिपार्टमेंट या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो पब्लिक के हेल्थ इश्यूज का डेटा कलेक्ट करेंगी, उनको एनालिसिस करेंगी, पब्लिक के हेल्थ की एक्चुअल डिमांड्स क्या हैं, वो डेटा, वो एनालिसिस, वो कंक्लूजन्स वो हेल्थ मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करेंगी और बहुत अच्छी अच्छी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एक रियलिस्टिक डेटा प्रोवाइड करेंगे कि भाई पब्लिक की हेल्थ को लेकर नीड क्या है, पब्लिक के हेल्थ को लेकर डिमांड्स क्या है, पब्लिक की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। नाउ तो एक रियलिस्टिक डेटा प्रोवाइड करने के लिए एक डिपार्टमेंट बन रहा है विच विल गोइंग टू कनेक्ट बिटवीन पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशंस, बराबर। गाइस पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस ये एक डिपार्टमेंट बनना भी चाहिए। ना इस डेटा से गवर्नमेंट क्या करेंगी, गाइस इनसे ये समझ में आएगा कि पब्लिक के हेल्थ की क्या इश्यूज है, उसके हिसाब से हमको पॉलिसीज बनानी चाहिए और बहुत अच्छी अच्छी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता चलेगा किस तरीके की दवाइयाँ बननी चाहिए। नाउ बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ने इस सिस्टम को अप्लाई किया है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। शायद इंडियन गवर्नमेंट अब इन चीज़ों को समझ रही है कोविड प्रॉब्लम्स के बाद, बराबर, एक रियलिस्टिक डेटा पर रिसर्च करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए। नाउ जबरदस्त आइडिया है, डेवलप कंट्रीज ने बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, तो हमारे इंडिया को भी रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स तो ये व्हाइट पेपर, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सेटअप है,
बराबर है ना। ये जो डेटा एनालिसिस है, कलेक्शन ऑफ डेटा का जो डिपार्टमेंट है, ये प्रपोजल कौन से डिपार्टमेंट ने दिया? तो फ्रेंड्स द आंसर इज नीति आयोग। अब सुनो, ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में भी है और नीति आयोग आप लोग पढ़ने वाले हो, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, बराबर है, इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक छोटा सा कंसेप्ट भी है। एम आई करेक्ट? यस। इसलिए मैं ये रियलिस्टिक, बराबर है, आपके कंसेप्ट रेटेड, आपके कोर्स रेटेड करंट अफेयर आपके लिए लेकर आया। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स। रिसेंटली फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑफ बिहार हैज बीन बिल्ट इन विच सिटी? ओ माय गॉड, ग्लास ब्रिज। यार हमने स्टील के ब्रिज, बराबर है, सुने हैं, सीमेंटेड ब्रिज सुने हैं, ग्लास ब्रिज यस। नाउ पहली बार जो ग्लास ब्रिज बना था वो चाइना में बना था। न्यूज़ में ऐसा कहा जाता है कि उसी मॉडल को कॉपी किया गया, बराबर है, और इंडिया में बिहार के कौन से सिटी में एक वैसा का वैसा या उसके जैसा और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक ग्लास ब्रिज बनाया गया। फ्रेंड्स ये इंडिकेट करता है, हमने कॉपी भले किया हो या ना किया हो, इट डजंट मैटर, बट हम भी वो कर सकते हैं जो दूसरी कंट्रियां कर सकती हैं। ये सबसे एक पॉजिटिव मैसेज है। ऑफ कोर्स हमारे इंडिया में पहला ग्लास ब्रिज बना है, वो भी बिहार के किस सिटी में? तो आंसर इज राजगीर। आपको एक छोटी सी फोटो दिखाऊं, मैंने भी गूगल से डाउनलोड किया ऑफ कोर्स। नाउ ठीक है, हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ पे खड़े हैं। अब ये रियलिस्टिक है कि नहीं आई डोंट नो, बट ग्लास ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है 250 फीट हाइट पे ये ब्रिज बना है, 6 फीट चौड़ा है और 85 फीट लेंथ में है। क्या व्यू होगा, क्या ज़बरदस्त होगा। ग्लास ब्रिज ज़बरदस्त, देख के आना चाहिए ना, टूरिस्ट अट्रैक्शन जबरदस्त। लेकिन मजे की बात बिहार में बना है, कुछ टाइम पहले बिहार में इलेक्ट्रिसिटीज के वांदे थे कुछ सालों पहले, लेकिन आज ये वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट है, बराबर। इट्स अ गुड साइन ऑफ इनोवेशन, जबरदस्त। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा तो ये आंसर समझ गए होंगे, राजगीर सिटी में ग्लास ब्रिज बनाया गया। ओके, नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच country will preside over the G7 meeting in 2021? Friends, preside का मतलब है chairmanship. Okay, now G7 group of 7 countries, the most powerful countries, one of the most powerful group in a global level in the world. Now ये 7 कंट्री का एक ग्रुप है। G7 आपके करंट अफेयर्स में फर्स्ट चैप्टर में ही है, G7 G20, आपने इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इनके मेंबर्स कंट्रीज है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, बराबर। सारे के सारे वेल डेवलप्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है। इनके हर साल महासम्मेलन होते रहते हैं। अब ये पूछा गया कि 2021 में जो समिट होने वाला है G7 की, उसकी चेयरमैनशिप कौन करने वाला है? तो फ्रेंड्स आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन विल डू द चेयरमैनशिप ऑफ G7 2021 का समिट। और मजे की बात, ब्रिटेन ने मालूम है एज अ चीफ गेस्ट किसको इनवाइट किया है? सोचो सोचो फ्रेंड्स, अपने इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी को, बराबर। बहुत बड़ी बात है ना, जो G7 की कंट्री के मेंबर भी नहीं है ना, लेकिन उन्हें एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। वाह, मेरा भारत महान, बराबर। एंड यार मोदी जी वन ऑफ द इफेक्टिव person in the world. Okay, now 8th question, ब्रिटेन। ये भी क्वेश्चन आपके टॉपिक से कनेक्टेड था, करंट अफेयर्स के, G7 आप पढ़ रहे होंगे। now question number 9 and the last question friends, which country has recently been banned from using its name, flag and national anthem in the next 2 Olympics or all world championship for next 2 years? guys, ये भी एमसीक्यू आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ओलंपिक्स करके एक टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स में, बराबर। नाउ उसके लिए करंट अफेयर, ओलंपिक्स, बराबर, एक वन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप, बराबर, एक ग्रैंड लेवल पे है, काफी टूर्नामेंट्स होते हैं। देन इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन सी कंट्री को बैन किया गया है ओलंपिक्स में और वर्ल्ड लेवल पे कोई भी चैंपियनशिप्स होने वाली हैं, उसमें कौन सी कंट्री का ना तो नाम लिया जाएगा, ना उनका नेशनल एंथम गाया जाएगा, बराबर, और ना ही उनका फ्लैग यूज किया जाएगा, बराबर।
2 साल के लिए, आने वाले 2 साल के लिए कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके नाम, नेशनल एंथम और फ्लैग यूज नहीं होंगे। कौन सी कंट्री है जिसको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया? तो फ्रेंड्स वो कंट्री है रशिया। रशिया को बैन कर दिया गया है फ्रेंड्स। लेकिन सर क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे प्लेयर्स डॉपिंग में पकड़े गए हैं। गाइस, डॉपिंग इलीगल है। डॉपिंग एक ऐसी तरीके की नशीली दवाइयां हैं या ड्रग्स है जिसमें एथलीट्स अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बराबर। नाउ डॉपिंग इज नॉट अलाउड एट अ वर्ल्ड लेवल एज वेल एज एट नेशनल लेवल। नाउ ठीक है, इससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बराबर, अननेचुरल तरीके से। नाउ लोग चाहते हैं, वर्ल्ड चाहती है, ग्लोबल चैंपियनशिप चाहते हैं कि पीपल प्लेयर शुड परफॉर्म एट अ नेचुरल लेवल इन देयर ओन नेचुरल कैपेसिटी। तो बहुत सारे लोग डॉपिंग से पकड़े गए, इसलिए रशिया को 2 साल के लिए बैन किया है। बहुत बड़ी बात है गाइस। इट शोज कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ओलंपिक्स कितनी स्ट्रिक्ट हैं, बराबर, इन चैंपियनशिप्स को लेकर कितने सीरियस हैं, बराबर। ओके ओके ओके। नाउ होप मैंने आपको ये जो 9 क्वेश्चंस दिए बहुत ही यूजफुल होंगे, आपको पढ़ के जाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियोस के साथ। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।